अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास, जिनकी आज फर्स्ट क्लास? 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। इतनी देर से क्यों जागते हो मेरे बच्चों? थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, सही है? हर क्लास में 2-4 बच्चे वो जो थोड़ा सा अर्ली स्टेप इन करो। कोर्स बहुत बड़ा है, अभी ये AFC नहीं है मेरे बच्चों, कैफ है। आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा कि कैफ का हर सब्जेक्ट क्या चीज़ है। हर सब्जेक्ट उसकी क्या लेंथ है, क्या डेप्थ है और किस तरह एग्जामिन होता है। ऐसे ही बच्चे CA के अंदर फेल नहीं होते, ऐसे ही रोते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने हर क्लास में रेगुलर होना है, हर चीज़ को सीरियस लेना है। और जो टाइम टेबल होगा वो सब बच्चों के लिए भाई, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, जो पुराने चल रहे हैं, सब के लिए वही चीज़ चलेगी। जो AFC वाले बच्चे उनसे मैंने कहा भी था कि सैटरडे को नया टॉपिक शुरू होगा और सैटरडे को आपने ज्वाइन इन कर लेना है। जो ओरिएंटेशन थी, जो फर्स्ट क्लास थी AFC वाले बच्चों की, मैंने उनको कहा भी था सैटरडे को नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सो यू हैव टू ज्वाइन इन फ्रॉम सैटरडे। तो काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन इन कर लिया था, कुछ बच्चे उसमें भी रह गए। तो मंडे भी गया, आज वेडनेसडे आ गया। ठीक है, अब कोई क्लास मिस ना हो बच्चों, क्योंकि आज हैंडआउट नंबर 2 की लास्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास से हैंडआउट 3 शुरू हो जाएगा हमारा टैक्स क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्लास से क्या हैंडआउट शुरू हो जाएगा हमारा? हैंडआउट 3 शुरू हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट्स। तो आज हैंडआउट 2 की लास्ट क्लास। और अब जो स्पीड बढ़ेगी तो फिर तबीयत से बढ़ेगी। अभी तो मैंने हल्का हाथ रखा हुआ है बच्चा समझ के, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है, तो जिम्मेदारी भी बड़ों वाली आती चली जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अब टैक्स का सब्जेक्ट क्या है। सही है? अच्छा भाई, तो जिनकी आज पहली क्लास है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो थोड़ी सी ऊपर से गुजर जाए तो बर्दाश्त कर लें, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा पीछे से रिकैप करूँ। रिकैप में जितना समझ आता है उसको एब्जॉर्ब करें, वरना आपके पास LMS का एक्सेस होगा। लेक्चर्स को प्रॉपरली देखना है आपने, जो आपके मिस हो गए उन लेक्चर्स को प्रॉपरली देखना है आपने। क्या ये बात समझ आती है बेटा? हैंडआउट नंबर 2 हमारा शुरू हो चुका था, मैं उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगा, रिकैप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तफसील से बात हम पिछली 2 क्लासों में कर चुके हैं। जो आपने LMS पर जो वीडियोस हैं उससे कवर करनी है आपने, क्योंकि अब अच्छी बात यह है, कन्वीनियंट बात यह है कि यू हैव द एक्सेस टू ऑल द प्रीवियस वीडियोस। जो हमारी क्लासेस हैं उन सब का एक्सेस है आपके पास, तो लॉस होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बेटा बस इधर तवज्जो, फैन ऑफ कर दे बेटा। हमारा डिस्कशन चल रहा था डिडक्टेबल अलाउंसेस का। हम देख रहे थे कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं। अच्छा, तो हमने ये कहा कि डिडक्टेबल अलाउंस टैक्स पेयर के लिए एक बेनिफिट है। टैक्स पेयर की एक टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट लगता है। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं वो पुरानी बातें देख लेंगे वीडियोस के अंदर, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, लेकिन ये अल्फाज इतने मुश्किल नहीं है। टैक्सेबल इनकम वो इनकम जिस पे टैक्स लग रहा है। हर बंदा कोई ना कोई इनकम अर्न कर रहा होता है। इनकम क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, क्या हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ये सारे आप लोग पिछली वीडियोस के अंदर देख लेंगे। ठीक हो गई बात? हमने जहां से मेन शुरू करना था ये हैंडआउट, वो ये था कि एक होती है टोटल इनकम, उसमें से लेस होती है एग्जेम्प्ट इनकम, शुगर, लेस होते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस
एक होती है टोटल इनकम, यानी सारे हेड्स ऑफ इनकम, सारी तरह की इनकम को ऐड कर लो तो आ गई टोटल इनकम। उसमें से लेस कर दो एग्जेम्प्ट इनकम और लेस कर दो डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो आ जाती है आपके पास टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट लग जाएगा तो आ जाएगी आपके पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। अभी एनटीआर क्या होता है ये भी आप पुराने वीडियोस में देख लेंगे। उसमें से लेस करो टैक्स क्रेडिट्स, तो ये आ जाती है आपकी टैक्स लायबिलिटी। अभी एडवांस टैक्स को छोड़ देते हैं, यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी आ जाती है आपकी। हमने देखा कि सर जो टोटल इनकम से लेस हो रहा है वो टैक्स पेयर का बेनिफिट है, इसलिए उससे टैक्सेबल इनकम कम हो रही है, और जब टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स लायबिलिटी भी कम निकलेगी। सर ये टैक्स क्रेडिट भी चूंकि लेस हो रहा है इसलिए ये भी बेनिफिट की चीज लगती है। हमने कहा ये भी बेनिफिट की चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं टैक्स की दुनिया में टैक्स का कम हो जाना बेनिफिट है। क्या बात समझ आती है सर? लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारी इनकम कम हो रही है। देखें इससे इसको लेस करने से लग रहा है हमारी इनकम कम हो रही है। ये तुम्हारी इनकम कम नहीं हो रही, तुम्हारी रियल इनकम कम नहीं हो रही, टैक्सेबल इनकम कम हो रही है। क्या ये बात याद रहेगी? और एक टैक्स पेयर की ये ख्वाहिश होगी कि उसकी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाए। तो मेरी ख्वाहिश होगी मेरी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाए, टैक्स बचा लूं मैं। मेरी ये ख्वाहिश नहीं होगी मेरी रियल इनकम जीरो हो जाए। क्या ख्याल है? मैं तो चाहूंगा मुझे सारी दुनिया की इनकम मिल जाए, ऐसा ही है। लेकिन टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाए, किसी इनकम पे टैक्स ना लगे। तो आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनकम होगी तो टैक्स तो होगा, ये तो होगा, ठीक है भाई। इनकम होगी तो टैक्स तो होगा। अब सर करना क्या है? कुछ ऐसा करें कि टैक्स जरा कम से कम हो, जरा हल्का हाथ रखें। तो हमने कहा देखो भाई टैक्स वाला तो हल्का हाथ नहीं रखेगा। अब आपने लॉ को पढ़ना है और समझना है कि लॉ में आपके लिए कहाँ कहाँ बेनिफिट्स अवेलेबल है। तो लॉ में कहाँ कहाँ बेनिफिट्स अवेलेबल है? एक हमने देखा था जब हेड ऑफ इनकम किसी भी इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इनकम कैसे निकलती है? उसके रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो इनकम निकलती है। ऐसा ही है? केएनएस की इनकम कैसे निकलेगी? बच्चों से जो फीस आई है वो इनकम थोड़ी है, वो तो रेवेन्यू है, वो तो टर्नओवर है, वो तो रिसीट्स है, वो इनकम थोड़ी है। सर बच्चों से जो फीस आई है उसमें से खर्चे लेस करने होंगे पहले हमें। टीचर की पेमेंट्स लेस होगी, एडमिन की सैलरीज लेस होंगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेस होगा, फोटोकॉपी का एक्सपेंस लेस होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, अगर कैंपस रेंट पर है तो रेंट हो गया, ये सारी चीजें लेस होंगी, फिर बॉटम लाइन इनकम आएगी। तो बेसिकली ये इनकम, इस इनकम में से खर्चे लेस हुए में हमें पता है इनकम बोलते हैं उसको जो इनकम हो, जेब में एट द बॉटम आपकी जेब में इनकमिंग आ रही हो, वो इनकम। तो सर खर्चों का लेस होना इज अ बेनिफिट, उससे इनकम कम होती है। देखने से ही नजर आ रहा एग्जेम्प्ट इनकम का हट जाना इज अ बेनिफिट, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता, डिडक्टेबल अलाउंस पे तो टैक्स नहीं लगता, इसका लेस हो जाना इज अ बेनिफिट। जो चीज लेस हो रही है टैक्स की दुनिया में वो बेनिफिट है। और मैं आपको ये बारहा बता चुका हूं कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, जैसे ही आप थोड़ा सा नन्ना मुन्ना टैक्स पढ़ लेते हो, टैक्स की एबीसीडी पढ़ लेते हो, आउटसाइड वर्ल्ड स्टार्ट्स टू थिंक दैट यू आर टैक्स एक्सपर्ट्स। जब भी कोई बंदा आपसे बात करेगा वो समझेगा आपको आप टैक्स की दुनिया के तुर्रम खान हो। उसको पता भी नहीं होगा कि आज एएफसी के बच्चों की पहली क्लास है, लेकिन हम टैक्स पढ़ के आ रहे हैं, हम सर मुनीर की क्लास लेके आ रहे हैं। ओहो अच्छा अच्छा, इसका मतलब पता होगा आपको टैक्स का, स्पेलिंग ही पता है अभी तक तो अच्छा भाई, लेकिन पता लग जाएगा जब हम कोर्स खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें 100 नहीं 110% चीजें पता होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है जो कोर्स में होगा उससे ज्यादा ही पता होगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमने कहा टैक्स पेयर की बेनिफिट की क्या बातें हैं सर? टैक्स पेयर के बेनिफिट की बात पहली तो ये एग्जेम्प्ट इनकम लग रही है। हर हेड ऑफ इनकम के साथ देखेंगे क्या एग्जेम्प्ट होती है। ये डिडक्टेबल अलाउंस, सर ये क्या चीज है? इसके लिए आया हमारा हैंड आउट नंबर 2। डिडक्टेबल अलाउंस क्या चीज है? हमने कहा डिडक्टेबल अलाउंस की एक लिस्ट है, 5 चीजों की एक लिस्ट है। अगर आपने उन 5 चीजों में से किसी चीज की पेमेंट की है तो आपको टैक्स वाला बेनिफिट देगा।
टैक्स वाला मुख्तलिफ जगहों पे बेनिफिट देता है। क्यों बेनिफिट देता है? इनकरेज करने के लिए देता है। क्या ख्याल है? टैक्स का बेनिफिट किसी भी जगह पे मिल रहा है, इसका मतलब कि वहां टैक्स वाला उस चीज को इनकरेज करना चाह रहा है। ठीक हो गई बात? या आप देखेंगे एक डिडक्टिबल अलाउंस आएगा आखिर में, एजुकेशन अलाउंस वाला, उसको भी देखेंगे कि क्या है वो, रीजन पे बात करेंगे। क्योंकि टैक्स पढ़ते हुए हमें लॉजिक जहन में रखनी है, हमें ये भी समझना है कि ये टैक्स का कानून क्यों आया था, इसकी वजह क्या है। ठीक है, जब हमें वजह समझ आएगी ना तो हमें लॉ समझ आएगा, और फिर हमें उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो मेरा फोकस किस पे? बहुत ज्यादा पे, यानी फिर भी कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो डिडक्टेबल अलाउंस में सबसे पहला अलाउंस हमने क्या देखा था मेरे बच्चों? ज़कात। हमने कहा था अगर आप ज़कात पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। तो सर ये कौन सी ज़कात है जो हम अपने रिश्तेदारों को पे करते हैं, ये वो ज़कात है? हमने कहा नहीं नहीं, ये वो ज़कात नहीं है। तो ये कौन सी ज़कात है? ये वो ज़कात है जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे की जाए। तो सर ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये वो ज़कात है जो सेंट्रल ज़कात फंड में जाती है। हम तो नहीं जमा कराते सेंट्रल ज़कात फंड में ज़कात, तो ये कैसे जाती है वहाँ पे ज़कात? सर वहाँ पे ज़कात कैसे चली जाती है? आपको पता भी नहीं होता और आपके पैसों में से ज़कात कट के सेंट्रल ज़कात फंड में चली जाती है। उसकी मैंने 3 एग्जाम्पल ली थी। पहली एग्जाम्पल मैंने कहा था, पहली रमज़ान को जो बैंक बंद होते हैं वो आपके अरबों रुपए में से ज़कात काट रहे होते हैं। पहली रमज़ान को जो बैंक बंद होते हैं तो बैंक के जो सेविंग अकाउंट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, उस पर बैंक वाले ज़कात काटते हैं। ज़कात काट के कहाँ जमा कराते हैं? आपके बिहाफ पे सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करा देते हैं। हुकूमत का फंड है ज़कात का। तो सर उससे क्या हुक्मरानों को ज़कात जाती है? नहीं, उस पर ज़रूरतमंदों के ऊपर खर्च किया जाता है, जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो सर हमारा मुल्क तो खुद ही ज़रूरतमंद है। बात तो सही है। अच्छा भाई, तो सेंट्रल ज़कात फंड में चले जाते हैं वो पैसे। आपके पैसों में से ज़कात कट के बैंक ने कहाँ डाल दी? सेंट्रल ज़कात फंड में। फिर दूसरी एग्जांपल मैंने क्या ली कि जिसके बैंक में सूदी सर्टिफिकेट्स होते हैं, इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है, सेविंग अकाउंट होते हैं, उनको जब इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो उस इंटरेस्ट इनकम में से भी ज़कात का एक पोर्शन छोटा सा कट के कहाँ चला जाता है? सेंट्रल ज़कात फंड में चला जाता है। वो भी आपसे पूछ के नहीं जाएगा, बैंक वाला काट के जमा करा देगा, आपकी इजाजत के बगैर जमा करा देगा। अच्छा भाई, तीसरी चीज डिविडेंड। हमने कहा कि कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, ये मैंने सब समझाया है पिछले लेक्चर्स में। तो जिनकी आज पहली क्लास है वो देख लेंगे गौर से उसको। हमने कहा कंपनी जो होती है, कंपनी का होता है शेयर होल्डर। जिस तरह पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं ना, उस तरह कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, हिस्सेदार, मालिकान। तो जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है ना तो अपने हिस्सेदारों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको डिविडेंड कहते हैं। अगर कंपनी ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और मिसाल के तौर पर एक शेयर के ऊपर कंपनी ने 1 रुपया दिया, तो वो 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, उसमें से सर ज़कात भी कटेगी, टैक्स भी कटेगा, ज़कात भी कटेगी और टैक्स भी कटेगा। तो टैक्स तो ठीक है, पढ़ लेंगे हम। सर ये ज़कात क्यों कट रही है? कट रही है, लॉ ऑफ द स्टेट है। कट के कहाँ जा रही है सर? सेंट्रल ज़कात फंड में जा रही है। क्या हमसे पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। आपको डिविडेंड देने से पहले आपकी ज़कात सेंट्रल ज़कात फंड में चली जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? तो लॉजिकली स्पीकिंग क्या ये चीज ठीक है? लॉजिकली स्पीकिंग छोड़ दो, लीगली स्पीकिंग नहीं सर, लॉजिकली स्पीकिंग भी ठीक नहीं है। क्योंकि बैंक जो मेरी ज़कात काट रहा है उसको क्या पता मैं साहिब निसाब हूं कि नहीं। हो सकता है मेरे बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हुए हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है मुझ पे 60 लाख रुपए की लायबिलिटी हो। क्या ख्याल है? तो बैंक को तो सर कख नहीं पता कि मेरे नेट एसेट्स कितने हैं। शेयर होल्डर के डिविडेंड पे से कंपनी ज़कात काट रही है। क्या कंपनी को पता है कि ये शेयर होल्डर, इसके पास कितना पैसा है? नहीं पता। हो सकता है शेयर होल्डर आपके जैसा कोई मजलूम आदमी हो,
जिसके पास मुख्तसर से पैसे हों उसने 10 शेयर परचेज कर लिए, कुल कायनात उसकी वो 10 शेयर्स हैं, साहिब निसाब ही नहीं है वो, कंपनी ज़कात काट के बैठ गई। डज इट सीम लॉजिकल? भाई कंपनी को क्या पता है इसके पास कितने एसेट्स हैं, और चलो पता भी है सर 1 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं इसके, कंपनी को पता है 1 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, चलो ठीक है पता है कंपनी को कि 1 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, तो हो सकता है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है उसके ऊपर, क्या ख्याल है? तो नेट एसेट्स तो माइनस में चले गए, ज़कात बनती है? नहीं बनती। तो बैंक को तो पता ही नहीं, कंपनी को तो पता ही नहीं, तो सर ये क्यों काट रहे हैं? सबको ही काट रहे हैं भाई, तो लॉ है। अच्छा तो सर इससे बचने का कोई तरीका है? देखो पहली बात तो ये कि जहां से खून निचोड़ सकती है ना स्ट्रेट वहां से निचोड़ेगी, ठीक है? बचने का रास्ता है कोई? हाँ मैंने आपको बचने का तरीका बताया था कि ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा दो हर जगह पे। बैंक में ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा दो, ज़कात नहीं कटेगी। ब्रोकरेज हाउस में, कंपनी में नहीं, ब्रोकरेज हाउस में जहाँ आपका शेयर अकाउंट है, ब्रोकरेज हाउस में, या अगर CDC में अकाउंट है आपका, ये आपको तो बातें समझ नहीं आएंगी, तो जोर नहीं दो अपने जहनों पे। अगर अब्बा अब्बा के शेयर्स हो तो उनको पता होगा CDC अकाउंट क्या होता है, इन्वेस्टर अकाउंट क्या होता है, ये आपके अब्बा को पता होगा, आपके चाचा को पता होगा, बड़े भाई को पता होगा, आपको नहीं पता होगा। तो उनको कह देना भाई आप ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा दो, अगर आपकी ज़कात डिडक्ट हो रही है तो क्या जमा करा दो? ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा दो, फिर नहीं कटेगी ज़कात। क्या ये बात समझ आती है सबको? तो आपने कहा कि सर अच्छा इसका मतलब कि 3 जगहों पे ज़कात डिडक्ट हो रही है। बैंक सूद पे भी ज़कात काट रहा है, कंपनी डिविडेंड पे भी ज़कात काट रही है, और सर बैंक फर्स्ट रमजान को भी काटता है, ऐसा ही है ज़कात। अच्छा तो इसमें से कौन सी ज़कात वहां से लेस हो सकती है? सर इसमें से कौन सी ज़कात वहां से लेस हो सकती है? हमने कहा ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। अब कोई पूछेगा सर ये POD क्या लिखा आपने? प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट सूद को बोलते हैं। टैक्स की दुनिया में सूद का प्यारा नाम क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट। और मैंने समझाया था ये क्यों है, क्योंकि जब आप किसी बैंक के पास पैसे रखवाते हैं तो बेसिकली ये आपने बैंक को डेट दे दिया। क्या दे दिया? डेट दे दिया। डेट पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो सूद है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? ज़कात में हमने यही पढ़ा था, और ज़कात रिलेटिव्स को भी तो दी जाती है। क्या वो इसमें से लेस होगी? नहीं होगी। तो ये बात याद रहेगी सबको। अगर एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ हो ज़कात दी हुई है तो क्या अलाउ करोगे? हाँ अलाउ करोगे। अगर सिर्फ ज़कात लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो लेस कर देना। लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ ज़कात टू रिलेटिव्स, लेस करोगे? ज़कात ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, लेस करोगे? बातें क्लियर है? अगला पढ़ा था हमने WWF, WPPF। क्या? बताता हूँ। तुम गुड मूड कर गए 2 चीजों को। गुड मूड नहीं करना मेरे बच्चे, टैक्स के अंदर गुड मूड नहीं करना। 2 चीजें मैं अभी ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन देख के कर रहा हूं, ऐसा ना हो और बच्चों को भी कंफ्यूजन हो। प्रॉफिट ऑन डेट के 2 हिस्से हैं, यूं समझ लो 2 साइड्स हैं। प्रॉफिट ऑन डेट की 2 साइड्स हैं। क्या है? सुन लो गौर से, देखो अगर मैंने किसी को बातें करते हुए देख लिया ना, मैं बता रहा हूं अच्छा नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन डेट की 2 साइड्स हैं। क्या है? अगर प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है तो इनकम, अगर प्रॉफिट ऑन डेट दे रहा है तो एक्सपेंस। जो प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम की बात हो रही थी, वो प्रॉफिट ऑन डेट मिलने वाला था, देने वाला था? क्या बात समझ आती है? उस प्रॉफिट ऑन डेट को इस प्रॉफिट ऑन डेट के साथ मिक्सअप नहीं करना। क्लियर है? ऐसा नहीं है जहां POD देखा POD भाई, ऐसा नहीं, आंखें बंद करके नहीं,
प्रॉफिट ऑन डेट तो सूद को बोलते हैं। अब वो सूद वो भी हो सकता है जो जेब में आ रहा है, वो सूद इनकम है। प्रॉफिट ऑन डेट वो भी हो सकता है जो सूद हम पे कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक्सपेंस है। अगर कि मैंने बैंक में पैसे रखवाए, मैंने बैंक को डेट दिया, मैंने बैंक को लोन दे दिया। अच्छा, पैसे रखवाने का मतलब ये कि आपने बैंक को लोन दे दिया। ऐसा नहीं होता कि कोई बैंक आया किसी से बोले हजरत हमें लोन चाहिए प्लीज, मिलेगा। आपने जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हैं, टर्म डिपॉजिट में पैसे रखवाए हैं, करंट अकाउंट में भी पैसे रखवाए, वो भी ऐसा ही है जैसे आपने बैंक को क्या दिया हुआ है, आपका पैसा आपने बैंक को दिया हुआ। उस पर अगर बैंक आपको इंटरेस्ट इनकम देता है तो ये पीओडी इनकम है। अच्छा, अगर मैंने किसी को पैसे दिए और मुझे सूद मिल रहा है, अल्लाह ना करे, तो ये सूदी इनकम हो गई। लेकिन अगर मैंने किसी से पैसे लिए और मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ये क्या हो गया मेरे लिए, पीओडी एक्सपेंस हो गया। क्या बात समझ आती है? यहां पे ज़कात किस में से कट रही है, पीओडी इनकम में से कट रही है, पीओडी एक्सपेंस में से कट रही है, पीओडी इनकम में से कट रही है। यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। इज इट ओके? क्लियर? अभी तक दिमाग में हर चीज ओके? मेरे बच्चों, किसी को कोई मसला तो नहीं है? हो भी तो पूछ लेना कभी भी, ठीक है? कयामत तक का टाइम है आपके पास। अच्छा, आ जाओ वापस से, कहां थे हम? हाँ, अगली डिडक्शन क्या थी? WWF। WWF क्या था भाई? सर ये रेसलिंग थी, कोई रेसलिंग का मुकाबला चल रहा है कोई? नहीं, ये रेसलिंग है जो एग्जामिनर आपके साथ करेगा पेपर वाले दिन। WWF का मतलब है वर्कर्स वेलफेयर फंड। वर्कर्स वेलफेयर फंड, इसका मतलब ये है सर, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है। अब ये क्या होती है इंडस्ट्रियल? हमें तो नहीं पता सर, सब कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको अभी। मैंने कहा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी मशीनें वशीनें हो, जिसके पास लेबर हो, जो प्रोडक्शन करती हो, उसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझ लो आसान अल्फाज में। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्या वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, हो जाएगा वो। अगर लेकिन सिर्फ मार्कर की ट्रेडिंग कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, तो नहीं सर, अब वो मार्कर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। जब मैं कहता हूं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसका मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई ना कोई, ठीक है? तो हमने कहा लेबर लॉज हैं, और लेबर लॉज ऐसे हैं, लेबर लॉज आपकी कंट्री के ऐसे हैं जो लेबर के फायदे की बात करते हैं। क्या ख्याल है? जो लेबर के फायदे की बात करते हैं। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो और कितने बड़े होंगे? जब आप बोलते हैं बड़े हो जाएंगे तो और कितने बड़े होंगे आप? अभी तो आपको बहुत बड़ा होना है, अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो कुछ नहीं पता आपको। आप जब पढ़ भी जाएंगे ना, सब आप सीए के सारे सब्जेक्ट भी पढ़ जाएंगे ना, तब भी आप बड़े नहीं होंगे, क्योंकि तब तक आपकी मिसाल वही रहेगी जो चूजा अंडे के अंदर रहता है ना, वैसी मिसाल रहेगी आपकी। जब तक आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में स्टेप इन नहीं करेंगे, आप जब तक आटे दाल का भाव पता नहीं लगेगा, समझ रहे हो बात को? जब तक कहीं जाओगे नहीं, दुनिया में निकलोगे नहीं, काम नहीं करोगे। और वो आटे दाल का भाव कब पता लगना शुरू होता है? जैसे आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है, जैसे ही कैफ खत्म होता है, आर्टिकलशिप शुरू होती है, आटे दाल का भाव पता लगना शुरू हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। ये वो पीरियड होता है जब आपको आपकी पढ़ी हुई चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती हुई नजर आना शुरू हो जाती हैं। और यही वो एक्सपीरियंस का पीरियड है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है असल मानों में। यही वो रगड़ा है, एक्सपीरियंस बोलो इसको, रगड़ा बोलो इसको, मुशक्कत बोलो, मेहनत बोलो, जो आपको रियल सेंसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगी इंशाल्लाह। तो आपको पता लगेगा बहुत सारे लेबर लॉज हैं, वो तो पढ़ोगे भी नहीं आप सीए के अंदर, ठीक है? तो उन लेबर लॉज और उन लेबर के बेनिफिट के जो लॉज हैं, उसमें से एक WWF लॉ भी है और एक WPPF का लॉ भी है। वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ ये कहता है कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से 2% हुकूमत को दे देगी, हुकूमत के एक फंड में दे देगी, और हुकूमत उस फंड से एम्प्लॉइज की लेबर की फलाह बहबूद के काम करेगी। तो कंपनी ने प्रॉफिट में से 2% का क्या कर दिया? WWF में जमा करा दिया। जब WWF में जमा करा दिया तो हमने कहा कंपनी ने बहुत नेक काम कर दिया,
तो हम कंपनी को शाबाशी देंगे। हमने कहा कंपनी को बेनिफिट दो। क्या बेनिफिट दो? कंपनी को बोलो कि इस पे तुझे क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तूने इतना नेकी का काम किया है, तूने अपने प्रॉफिट में से 2% निकाल के हुकूमत के फंड में डाल दिया। उस हुकूमत के फंड में जहां से लेबर तबके की फलाह बहबूद का काम होगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तरक्की करेगा, गरीब तरक्की करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हम फिर उस कंपनी को क्या भी देंगे, उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को हम क्या भी देंगे? टैक्स बेनिफिट देंगे। तो हमने कहा अगर तू WWF में कंट्रीब्यूशन देगा तो तुझे क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। इसी तरह WPPF होता है। हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। सर क्या होता है WPPF? पूरा समझाएं सर, किसको मिलता है, क्या मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है? उसके लिए घर जाओ आप। मैंने बताया आपको आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। WWF ऑर्डिनेंस खोलो, पूरा पढ़ो, समरी बनाओ, मुझसे भी शेयर करना। ठीक है, तो WWF का पूरा लॉ है, वो भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पता होना चाहिए ये है क्या, जो पता लग गया हमें, बस ये काफी है। WPPF भी एक फंड है, हुकूमत का फंड है। उस फंड में पैसे जाते हैं, कंपनी ही पैसे जमा कराती है। कितने कराती है, क्यों कराती है, कब कराती है, किस लिए कराती है? हमारी बला से। ये भी एक फंड है, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए फंड है, हुकूमत का फंड है। कंपनी उसमें क्या कराती है? पैसे। कंपनी बोल रहा हूं मैं, पर्सन, एनी पर्सन। अगर मैं कंपनी कह रहा हूं इट मींस अ पर्सन, क्योंकि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जरूरी नहीं है कंपनी हो सकता है मैं फैक्ट्री लगा लूं तो मैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन गया। मैंने इस भाई के साथ पार्टनरशिप में मिलकर एक फैक्ट्री खोल ली AB एसोसिएट्स के नाम से, तो हम भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है। तो अगर मेरे मुंह से कभी कंपनी निकल रहा है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। ठीक है मेरे बच्चों, कहाँ था मैं? WPPF था। तो हमने कहा WPPF का पैसा भी हुकूमत के एक फंड में चला गया, और हुकूमत कहती है हम इसको संभाल के रखेंगे, जब किसी एम्प्लॉय को पैसों की जरूरत होगी उस WPPF के फंड में से उसकी मदद करेंगे। ठीक हो गई बात? तो सर हम चूंकि एक फंड में एक्सपेंस, कंपनी का तो एक्सपेंस है ना भाई, कंपनी की जेब से कोई भी पैसा निकल रहा है वो कंपनी का क्या है? एक्सपेंस है। बिजनेस का क्या है? वो एक्सपेंस है। भाई अगर बिजनेस, सपोज इफ आई एम अ बिजनेस एंड आई एम गिविंग अ डोनेशन ऑफ 100,000 रुपीज, तो आज तक तुमने डोनेशन को क्या ट्रीट किया है? डोनेशन एक्सपेंस। ऐसा ही है ना? डोनेशन एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, ऐसा ही पढ़ा है ना? तो सर डोनेशन, खैरात, सदका, कोई भी चीज वो कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है। तो WWF में भी पहली बात तो कंपनी खुशी से नहीं दे रही, लॉ है तो देना पड़ रहा है। मैं खुशी से नहीं दे रहा, लॉ है, देना पड़ रहा है। लॉ के तहत मैंने उस फंड में पैसे दे दिए, नेकी का काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उस पर क्या मिल रहा है? टैक्स बेनिफिट। ऑप्शन नहीं है देना ही नहीं दे रहा, देना तो है, लेकिन फिर उस पर क्या भी मिल रहा है आपको? टैक्स। तो WWF में पैसे आप कंट्रीब्यूट करो, बेनिफिट मिलेगा। WPPF में पैसे कंट्रीब्यूट करो, बेनिफिट मिलेगा। और एज पर लॉ करना पड़ता है, जिस पर ये लॉ एप्लीकेबल है करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता। तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है ये बात? क्या सबको यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं? नए बच्चों को कुछ समझ आ रहा है बेटा? कुछ ना कुछ आ रहा है समझ? आ रहा है बेटा? लेकिन सारी की सारी वीडियोस देखनी है अपने याद से। ठीक है मेरे बच्चों, अभी सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये बेनिफिट है, ज़कात का बेनिफिट है, टोटल इनकम में से लेस होगी बस। WWF किसी ने पे किया है, बेनिफिट मिलेगा इस पे, टोटल इनकम में से लेस होगी। मतलब यूं समझ लो ये ऐसा ही है, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं, मिसाल समझाने के लिए मैं कभी कभी जो है ना बहुत नन्ही मुन्नी छोटी मोटी मिसालें दे देता हूँ। इसका मतलब नहीं ऐसा हो जाएगा। मतलब ये ऐसा ही है कि आप KNS में आए फीस जमा कराने के लिए, KNS वालों ने आपसे पूछा आपने आते हुए रास्ते में सदका दिया था? बोला हाँ एक गरीब मिला था, 500 रुपये दिए थे मैंने। तो KNS वाला बोलेगा अच्छा आपने 500 रुपये दिए थे, अब एक काम करो आप फीस हमको 500 रुपये कम दे दो। बेनिफिट दे दिया KNS वालों ने आपको। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसे समझाने के लिए मिसाल दे दी मैंने। हमने कहा आपने किसी को सदका दिया था मिसाल के तौर पर, ये ऐसा ही है।
ये ऐसा ही है कि आप KNS में 15,000 रुपये फीस जमा कराने के लिए आ रहे हैं, पूछे भाई आपने रास्ते जो सत्ता दिया था, कोई अच्छा काम किया था आपने? हाँ सर, रास्ते में एक गरीब आदमी था, उसको मैंने 500 रुपये दिए थे। KNS वालों ने कहा ठीक है, जो आपने अमाउंट ना 10% आपको बेनिफिट देंगे फीस के अंदर। ये वो बात हो रही है यहाँ पे, वो बात हो रही है। हुकूमत वाला नुमाइंदा आया है टैक्स लगाने के लिए, पूछ रहा है इनकम कितनी है तुम्हारी? तुमने कहा इनकम है मेरी 20 लाख रुपए, इनकम है 20 लाख, उस पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले वो पूछ रहा है कि क्या तूने ज़कात दी है अंडर ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस? आपने बोला हाँ दी है, उसने बोला लेस कर दे। उसने पूछा तूने WWF में चंदा दिया है? हमने बोला हाँ दिया है, उसको लेस कर दे। तूने WPPF में माल दिया है? हाँ दिया है, उसको लेस कर दे। तूने हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर सूद दिया है? हाँ दिया है, उसको लेस कर दे। तूने अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे की है? हाँ की है, ये अमाउंट लेस कर दे। ये 5 डिडक्शन समझा दिया आपको मैंने, समझ आई बात? अब पल्ले बढ़ती है बात, अब आसान कर दिया मैंने, शुक्र। अच्छा बोलो बेटा। हाँ तो अभी तो पढ़ रहे हैं ना, ये तो मैंने दरिया को कूजे में बंद किया था ना, अब आओ दरिया बहाते हैं। अच्छा अभी तो पिक्चर पूरी बाकी, आज का पूरा दिन यही तो पढ़ना है हमने, और करना क्या है? अच्छा हाँ बेटा, जिंदगी से ब्रेक दे देते तुझे। अच्छा भाई हम पढ़ रहे थे। अच्छा अब आ जाओ एक्चुअल हैंड आउट पर आ जाओ ना, हैंड आउट पर आ जाओ। ये सारी बेस मुझे इसलिए बनाना पड़ती है क्योंकि हर क्लास में 2-4 नए बच्चे आ जाते हैं। अच्छा भाई हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा ज़कात पे कोई लिमिट नहीं है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत जितनी भी ज़कात दो इसमें से लेस कर लोगे। क्या बात समझ आती है? WWF पे कोई लिमिट है? WWF पे कोई लिमिट नहीं है। नहीं बेटा 5% लिमिट नहीं है, वो लिमिट नहीं है, वो तो मैंने बताया था कंपनी कितने पैसे देती है, वो मैंने ये बताया था। आपको वो याद नहीं रखना, वो तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया था। 2% 5% उसको वॉश आउट कर दो, वाइप आउट कर दो उसको। बस इतना याद रखो, कंपनी जितना WWF देगी यहां से लेस हो जाएगा, बस ये याद रखना। कंपनी जितना WPPF देगी वो यहां से डिडक्टेबल अलाउंस से, और कुछ याद नहीं रखना आपने, ठीक होगी बात? तो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस कहते हैं जितनी ज़कात देंगे पूरी लेस, WWF में जितना चंदा देंगे पूरा, WPPF में जितना चंदा देंगे पूरा, यहां से क्या हो जाएगा? लेस। तीसरी चीज पे आओ, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस। प्रॉफिट ऑन डेट, सूद अंडर हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग लोन के ऊपर आपने कोई सूद दिया है तो वो भी यहां से लेस होगा, वो भी यहां से प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस। तो हमने ये देखा था बेटा, एक हैंड आउट, आपका हैंड आउट हर क्लास में कुर्बान होता है, माजरा उसके लिए। अच्छा पेज नंबर कौन सा था बेटा? पेज नंबर 4 था। पेज नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन 60C को हम देख रहे थे। अब 5 मिनट उसका थोड़ा सा रिकैप देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। सेक्शन 60C को हम देख रहे थे। अब आज के बाद रिकैप नहीं होगा, मतलब जो टॉपिक चल रहा होगा उसका होगा पुराना वाला, क्योंकि आज ये हैंड आउट हमारा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और अगली क्लास में नया हैंड आउट शुरू होगा। तो आज जो ये हैंड आउट खत्म हो जाएगा, जिसको जितना समझ आया है, क्योंकि बच्चों ने बीच में भी ज्वाइन किया था, अब आप उसको वीडियो से देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगली क्लास में जो टॉपिक शुरू होगा वो बिल्कुल पन्नी पैक टॉपिक शुरू होगा, नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा भाई, तो हमने ये देखा था ये टैक्स, ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ये बेनिफिट हर पर्सन को मिलेगा। हमने कहा ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। पर्सन में इंडिविजुअल भी होता है, एओपी भी होती है, कंपनी भी होती है। ये बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा? सर जो प्रॉफिट ऑन डेट उसने पे किया है उस पे मिलेगा, सूद पे मिलेगा। कौन से सूद पे? जो वो पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? हाउसिंग लोन पे कर रहा है। उसने अपना घर बनाने के लिए, अपना आशियाना बनाने के लिए जो लोन लिया,
किससे लिया उसकी भी लिस्ट है, उसकी भी लिस्ट है। अगर उसने लोन इनमें से किसी से लिया, इनमें से किसी से लिया, तो वो जो सूद देगा उस पर उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या बात समझ आती है? किससे लोन लेगा? शेड्यूल्ड बैंक या कोई बैंक हो, एनबीएफसी हो। एनबीएफसी किसको बोलते हैं? लीजिंग कंपनी, मुदारबा कंपनी जो लोन देती है, ये भी लोन देती है, ठीक है। या तो किसी बैंक से, जैसे आपने ऑरिक्स लीजिंग का नाम सुना होगा, सिंध मुदारबा का नाम सुना होगा, जगह जगह खुले हुए होते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक से या तो लोन लिया, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, या गवर्नमेंट से लोन लिया, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी, या लोकल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी। लोकल गवर्नमेंट ये जो लोकल बॉडीज होती हैं आपकी, ठीक है, सिटी गवर्नमेंट, उसने कोई स्कीम लॉन्च कर दी, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी कि आओ हमसे घर बनाने के लिए लोन ले लो, उसमें आपने लोन ले लिया। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई ऐसी बॉडी जो लॉ के तहत बनती है, एज पर लॉ बनती है। कौन बनाएगा? वो लीगल अथॉरिटीज ही बनाएंगे। ऐसी कोई बॉडी बना दी जाए जो लोगों को लोन देती फिरे, लो भाई लोन ले लो और घर बनाओ, ठीक है भाई। तो अगर उस बॉडी से किसी ने लोन ले लिया तो भी ले सकता है। या पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या मतलब होता है इसका? कंपनी का मतलब तो आपको पता है। पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं? पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी उसको बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी उसको बोलते हैं जिसके शेयर्स आम आवाम के पास होते हैं। मिसाल के तौर पर डीजी खान सीमेंट, मिसाल के तौर पर पीटीसीएल की कंपनी, उसके शेयर्स आम आवाम के पास हैं। सर क्या आसानी से मिल जाते हैं मार्केट के अंदर? क्या परचून की दुकान पे मिल जाते हैं? नहीं, इसके लिए परचून की दुकान नहीं होती, इसके लिए एक अलग से दुकान होती है, उसको कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब दुकान नहीं बोलना, उसको मैंने समझाने के लिए बोला है उसको। हाँ, तो सर एक इदारा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं उसको, वहां पे ये शेयर्स बिक रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह परचून की दुकान पे आटा दाल चावल परचेज सेल हो रहे होते हैं, उस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की सेल और परचेज हो रही होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाएगा फिर मैं उस हिसाब से आगे की बातें करूंगा। अब ये आसान बात करते हैं। तो हमने कहा पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा भाई, इसका क्या मतलब हुआ कि सर इनके अलावा किसी से घर का लोन नहीं लिया जा सकता? ऐसा नहीं है इसका मतलब, सोतू लोगों। इसका मतलब ये है कि अगर इनके अलावा किसी से घर का लोन लिया, उसके सूद पे बेनिफिट नहीं है। ये कहां लिखा हुआ है इसके अलावा किसी से घर का लोन नहीं ले सकते? हो सकता है क्लास के बाद कोई आ जाए, सर घर का लोन दे दें, तो क्या घर का लोन किसी से ले सकते हैं? क्या ये इससे लोन ले सकते हैं घर का? क्या आप इससे लोन ले सकते हो घर का? नहीं सर, वैसे तो इतने दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है, अगर हो गए तो ले लेंगे। लेकिन क्या आप जो सूद इनको दोगे उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, क्योंकि ना तो ये बैंक है, ना तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ना तो ये गवर्नमेंट है, ना लोकल गवर्नमेंट है, ना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ना ही तो ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। सर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो लोन तो मिल सकता है, मैं सूद भी दे सकता हूं, लेकिन उस सूद के ऊपर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ आती है बेटा? गुड। तो ये एग्जाम के अंदर यही घुमाएगा एग्जामिनर, यही घुमाएगा एग्जामिनर। एग्जामिनर सवाल में लिख देगा कि प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई और उसने अपनी कंपनी से लोन लिया है, बताओ उसने जो सूद दिया उस पर बेनिफिट दोगे? नहीं सर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी तो घरेलू कंपनी होती है, उसके शेयर्स आम आवाम के पास नहीं होते, उसके शेयर्स तो घर वालों के पास होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जब भी तुम देखोगे 99% केसेस में प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो घर वालों के पास होंगे। अब्बा चेयरमैन, बेटा डायरेक्टर, दूसरा बेटा दूसरा डायरेक्टर, तीसरा बेटा तीसरा डायरेक्टर, चाचा चौथे डायरेक्टर, चाचा का बेटा पांचवा डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर है, पांचों घर के लोग हैं। ये प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जिसमें शेयर्स आम आवाम के पास होते हैं, आम आवाम के पास होते हैं। प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी, घरेलू कंपनी। मैं आमतौर पे समझाने के लिए कहता हूं घरेलू कंपनी। ठीक होगी बात? तो ये टैक्स का बेनिफिट किससे लोन लेने में मिलेगा? किससे लोन लेने में मिलेगा? किससे लोन लेने में मिलेगा?
इनसे लोन लेने पे मिलेगा, इनसे लोन लेने पे मिलेगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है सर कि अगर ठीक है मुझे घर का लोन चाहिए, मैं किसी बैंक से ले सकता हूं? हाँ ले सकता हूं। लेकिन अगर इनमें से किसी का एम्प्लॉय है, बैंक का एम्प्लॉय है, क्या वो बैंक से लोन ले सकता है? भाई बैंक से तो आम आवाम भी लोन ले सकती है, लेकिन क्या बैंक का एम्प्लॉय की कैपेसिटी में लोन ले सकता है? ले सकता है। तो क्या उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा। क्या मैं किसी पब्लिक कंपनी से लोन ले सकता हूँ? डीजी खान सीमेंट से लोन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। अरे यार मैं पब्लिक कंपनी से कैसे लोन लूंगा? उसका काम थोड़ी लोन देना, बैंक का तो काम है लोन देना। तो मैं जाऊंगा तो बैंक लोन दे भी देगा, लेकिन क्या मैं पीटीसीएल के पास चले जाऊं, पीटीसीएल के दफ्तर में लोन चाहिए, देगा? कैसी बातें करते हैं। लेकिन अगर पीटीसीएल का एम्प्लॉई पीटीसीएल की कंपनी से लोन मांगे, क्या उसको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। क्या पीटीसीएल की कंपनी लिस्टेड कंपनी है? यस सर, लिस्टेड कंपनी है। तो क्या उस एम्प्लॉय को मिलने वाला लोन इस सेक्शन में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सबको बातें समझ आ रही है मेरे बच्चों? अच्छा, तो हमने कहा कि इनमें से किसी से भी घर के लिए लोन लोगे, उस पे जो सूद दोगे, उस पे क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने इनमें से किसी से लोन ले लिया, हाउस लोन की अमाउंट मैंने लोन लिया। बेटा गौर से सुनना, क्योंकि अभी आज के लेक्चर में टेक्निकल बात आएगी जो मुश्किल से हजम होती है। अगर आप चाहते हो नहीं समझ आए तो बातें करो। हाउस लोन की अमाउंट है 50 लाख, और मैं बात कर रहा हूं टैक्स ईयर 2022 की। मैंने 2022 में हाउस लोन के ऊपर जो सूद पे किया, हो सकता है कि हर महीने 1,25,000 की इंस्टॉलमेंट हो। कितने की? हाउस लोन लिया, ठीक है सर, ले लिया। अब वो हाउस लोन रिटर्न भी तो करना है कि सारी जिंदगी लोन लेके रखोगे, कब्र में लेके जाओगे? नहीं सर, लोन का तो मतलब ये होता है कि बैंक को वापस भी तो करने हैं पैसे। तो सर हमने हाउस लोन लिया, कितने का लिया भाई? 50 लाख रुपए का हाउस लोन ले लिया। अब मैं बता रहा हूं, एग्जाम में सवाल आ गया, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, गौर से सुनना। 50 लाख रुपए का हाउस लोन, साथ में मैंने ये भी बता दिया कि पूरे साल में इसकी इंस्टॉलमेंट जो पे हुई है वो कितनी हुई है। इंस्टॉलमेंट्स पेड, कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई है? 12। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना? हर इंस्टॉलमेंट 1,25,000 रुपए की है, जिसमें से सर 1 लाख रुपए लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस हो रहा है, और 25,000 रुपए मार्कअप है। मार्कअप बोलो, इंटरेस्ट बोलो, प्रॉफिट ऑन डेट बोलो, सब भाई है, एक ही बात है। ठीक है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? लोन के असल पैसे। लोन कितना था? 50 लाख। 50 लाख का लोन था, तो सर ये बैंक को 50 तो वापस करना ही पड़ेंगे। ये तो है लोन का असल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और इंस्टॉलमेंट में 1,25,000 में 1 लाख रुपया तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है। तो ये 25,000 क्या है? ये सूद है। हर इंस्टॉलमेंट में 25,000 क्या है? सूद है। यानी इसका मतलब कि इसको कितनी इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेंगी? टोटल कितनी करना पड़ेंगी? इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। हर इंस्टॉलमेंट अगर 1,25 की है और हर इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल रीपे हो रहा है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेंगी? 50 पे करना पड़ेंगी ना। और जरा 1,25 को 50 से मल्टीप्लाई करो,
62,50,000। यानी कि सर इसको ये लोन वापस करना, इसने लोन लिया तो कितना था, लेकिन जब ये पैसे वापस करेगा तो कितने करेगा, क्यों ज्यादा क्यों कर रहा है वापस, पागल लग रहा है ये तो। सर कोई ये बैंक खैराती इदारा है, ये बैंक कोई खैराती इदारा है? नहीं सर, बैंक तो उससे असल पैसे भी लेगा और उसका गला दबोच के उससे सूद भी लेगा। बोलो बेटा। बेटा ये 1 साल की इंस्टॉलमेंट है ना मेरे बच्चे, साथ में टैक्स ईयर 2022 भी तो लिखा है मेरे बच्चे। 1 साल की 12 इंस्टॉलमेंट हर महीने में एक पे हो रही है ना, और ये मैंने लिखा है लोन की टोटल इंस्टॉलमेंट्स। टोटल सारी जिंदगी में लोन की कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। क्लियर है बेटा? और कोई सवाल? 50 क्या? 50 अच्छा देखिए 50 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट में असल लोन कितना पे हो रहा है, हर इंस्टॉलमेंट में लोन का असल अमाउंट कितना पे हो रहा है, लोन है कितना 50 लाख, तो कितनी इंस्टॉलमेंट पे होंगी बेटा 50। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? किसी को मसला, किसी को परेशानी? तो हमने कहा सर चूंकि लोन 50 लाख रुपए का है और हर इंस्टॉलमेंट में असल अमाउंट लाख है, मार्कअप 25 है। अच्छा ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से दिखाया है, ऐसा होता नहीं है। कल को जब तुम लोग लीजिस का स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो बोलोगे सर ने हमें चूना लगा दिया, ऐसा होता नहीं है। बीच से बता रहा हूं, मार्कअप आसानी से नहीं निकलता। ये तो मैंने तुमको बिल्कुल बच्चों वाला केस जो 5 क्लास के बच्चे करते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है? मार्कअप इतनी आसानी से नहीं निकलता। हर इंस्टॉलमेंट के साथ प्रिंसिपल की अमाउंट कम होती चली जाती है। सॉरी, मार्कअप कम होगा क्योंकि प्रिंसिपल जैसे जैसे पे होता चलेगा मार्कअप कम होता चला जाएगा। तो शुरू की इंस्टॉलमेंट में मार्कअप ज्यादा, प्रिंसिपल कम होता है। बाद की इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल ज्यादा, मार्कअप कम होता है। ये बात समझ नहीं है, ये भी जब अकाउंटिंग में लीजिस पढ़ोगे तो समझ आएगी। सही है? जितनी आती है उतनी एब्जॉर्ब करनी है, बाकी लिख लेनी है, भूल जानी है। ठीक है, कभी ना कभी आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं उतना तुमको उतनी डोज दूंगा जो तुम एब्जॉर्ब कर सको और हमारे लिए काम किए, जिससे तुमको टॉपिक समझ आ जाए। तुमको टॉपिक समझ आ गया, A1 तरीके से प्रिपेयर हो गया, पास पेपर के सारे सवाल हल हो गए, हमारा मैटर खत्म। अब अकाउंटिंग के अंदर टीचर कब पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक होगी बात बेटा? तो आसानी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस लोन की 50 इंस्टॉलमेंट है तो टोटल लोन आप वापस कितना करोगे 50 इंस्टॉलमेंट में? 62,50,000। बेटा ये आप लोगों को समझ आ रहा है? पक्की बात है? गुड। कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, 62,50,000। इसका मतलब सर लोन तो 50 था, पे कितने हुए? 62,50। इसका मतलब कि 12,50,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं आपने। ये क्या है? असल के ऊपर वाली मलाई क्या होती है? सूद, इंटरेस्ट। क्या ये बात क्लियर है बेटा? अब उसको आप सूद बोलो, इंटरेस्ट बोलो, मार्कअप बोलो। असल के ऊपर वाली मलाई क्या होती है? इंटरेस्ट, मार्कअप, सूद। 50 लाख के लोन पे कर दिए 62,50, 12,50,000 का सूद। यानी कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ आप कितना सूद पे कर रहे हो? क्लियर है बेटा? अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन दी, साल की 12 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 1,25,000 की, जरा मुझे बताओ टैक्स का बेनिफिट किस अमाउंट पे मिलेगा? एक टैक्स ईयर की बात कर रहा हूं। एक टैक्स ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 12 इंस्टॉलमेंट पे करोगे। पूरा लोन एक साल में तो पे नहीं करोगे ना मेरे बच्चों। एक साल में 12 महीने, 12 महीनों की 12 इंस्टॉलमेंट। तो 12 इंस्टॉलमेंट कितनी हुई सर? एक इंस्टॉलमेंट अगर 1,25 की है और एक इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर 25 का मार्कअप और लाख रुपए का प्रिंसिपल है, तो सर पूरे साल का मार्कअप पता है कैसे निकलेगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। और पूरे साल का प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो।
यानी कि सर हमने पूरे साल में पैसे पे किए होंगे 12 + 3 15, जिसमें से 12 लाख रुपए से लोन कम होगा और 3 लाख रुपया हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। ये हमारा एक्सपेंस है। ये लोन को पे करना क्या ये एक्सपेंस है? नहीं सर, लोन का लेना एक लायबिलिटी है और उस लोन को वापस कर देना रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी है, एक्सपेंस तो नहीं है। जिन बच्चों को अकाउंटिंग की समझ है उनको ये बात पता है कि लोन का लेना, लोन का मिलना एक लायबिलिटी होती है। अगर आप किसी से लोन लेते हो तो ये आपकी उधार है, लायबिलिटी है, और उसको वापस करना रीपेमेंट ऑफ लोन है। कोई खर्चा तो नहीं हुआ इसके अंदर आपका। लेकिन लोन के ऊपर सूद देना, क्या ये खर्चा है? क्या ये जेब पे बोझ है? बिल्कुल बोझ है। ये जेब पे भी बोझ है, कब्र पे भी बोझ है, आखिरत पे भी बोझ है। अच्छा, तो सर ये 3 लाख रुपए तो तबीयत से बोझ है। तो इसीलिए हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि ये सूद पे करने के बाद तुम्हें कब्र में तो जलना है, आखिरत में तो रोस्ट बनेगा, तुम्हारा बारबेक्यू बनेगा, तो दे दो, इसको बेनिफिट दे दो। तो हुकूमत ने कहा भाई ये जो 3 लाख रुपए है इस पे आपको दुनिया में क्या मिल जाएगा? बेनिफिट, डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरा मिल जाएगा सर, पूरा लेस कर दें। आपने ज़कात को कहा था पूरा कर दो, आपने WWF का अमाउंट कहा पूरा लेस कर दो, आपने WPPF का अमाउंट भी कहा था पूरा लेस कर दो, तो सर क्या ये POD भी पूरा लेस कर दें? इजाजत है? हमने कहा अब इजाजत नहीं है पूरा लेस करने की, इतना फ्री नहीं कर रहा टैक्स वाला। तो पूरा लेस नहीं करेंगे तो कितना लेस करेंगे? हमने कहा टैक्स वाले ने इसकी एक लिमिट रखी है। क्या रखी है? लिमिट रखी है। क्या रखी है? उस लिमिट को समझना ही असल गेम है कि वो लिमिट कैलकुलेट कैसे होगी, वो लिमिट अप्लाई कैसे होगी। अब मैं उस लिमिट की एप्लीकेशन समझा रहा हूं, जो गौर से सुनेगा समझ आ जाएगी, जो नहीं सुनेगा मुझे परेशान करेगा, फिर आएगी समझ। अच्छा भाई, अब आ जाओ समझते हैं, अब आ जाओ समझते हैं। अच्छा भाई, बेटा बातें नहीं होगी प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट है मुझे, टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, और अगर अब भी कोई बंदा बात कर रहा है तो बहुत अफसोस की बात है, फिर मैं कुछ कह नहीं सकता उसको। अब लिमिट देखेंगे कैसी लग रही है। जिसको ये लिमिट अप्लाई करना आ गई उसको इसकी भी लिमिट अप्लाई करना आ गई, उसको अगले वाले टैक्स क्रेडिट की लिमिट अप्लाई करना भी आ गई। सेम तरीका, दोनों का सेम तरीका। जिसको ये नहीं है अगली वाली भी नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करूं? गौर से देख रहे सब? मैंने कहा टोटल इनकम कितनी? टोटल इनकम 35 लाख रुपए, 3.5 मिलियन। 35 लाख, 3.5 मिलियन। फिर मैंने आपसे पूछा बेटा कोई ज़कात वकात पे की है? कोई ज़कात पे की है? आपने कहा सर जो ज़कात हमने रिलेटिव को पे की वो थी लाख, और जो ज़कात हमने अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पे की वो थी 50,000। क्या लेस करें? 1.5 लाख लेस कर दें? क्या लेस करें? वेरी गुड। तो हमने कहा ज़कात लेस करो, कौन सी? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाली। कितनी है मेरे बच्चों? 50,000। जब ये लेस किया तो क्या आ गया? 34,50,000। जबरदस्त हो गया, आप तो चैंपियन हो गए। इतनी टेक्निकल कैलकुलेशन जो बंदा कर ले वो चैंपियन है। अच्छा, अगली बात, WWF और WPPF की मिसाल अभी मैं नहीं ले रहा। होगा तो लेस हो जाएगा, नहीं होगा तो लेस नहीं। अगर WWF होता, सवाल में दिया हुआ होता WWF कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख है, तो यहां से क्या हो जाता? पूरा 2.5 लाख लेस हो जाता। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? अगर लिखा हुआ होता सवाल में WPPF
का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए, तो क्या हो जाता है यहाँ से लेस हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस है? दोनों को इग्नोर मार रहा हूँ अभी, सही है। होगा तो लेस हो जाएगा, नहीं होगा तो लेस नहीं होगा। ज़कात लेस हुई। अच्छा, जैसे ही ज़कात लेस हुई, गौर से सुनना, तरीका भी सुनना, मेथड भी सुनना है, तरीका भी सुनना है। जैसे ही एक डिडक्टिबल अलाउंस लेस किया, ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है ना? ठीक है। जैसे ही एक डिडक्टिबल अलाउंस लेस किया, वैसे ही आपको सब टोटल निकाल लेना है। जैसे ही एक डिडक्टिबल अलाउंस लेस किया, उसको लेस करने के बाद लाइन लगानी है और सब टोटल निकाल देना है। ऐसा नहीं करना कि ज़कात लेस हुई, उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस लेस किया, उसके बाद एजुकेशनल अलाउंस लेस किया और टोटल निकाल लिया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? हर लेस करने के बाद लाइन बनेगी, सब टोटल निकलेगा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, एक बात समझ आ गई आपको? अच्छा, यानी कि इसके बाद अब बारी किसकी आएगी? सीक्वेंस में चल रहा है ना सारा, ज़कात, फिर WWF, फिर WPPF, फिर प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। सीक्वेंस से चल रहा है ना सारा। तो WWF और WPPF अज्यूम करो नहीं है, तो अब बारी किसकी आएगी? प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम की बारी आएगी। क्लियर है? और वो यहां से लेस होगा। अच्छा, एक सेकंड देना बेटा, रब कर दूं, बीच में डिस्टर्ब होगा। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस की बारी आ गई, और उसके बाद फिर एक क्या लगाएंगे हम? अंडरलाइन लगाएंगे। ये लेस करने के बाद कोई अमाउंट आएगी, हमें नहीं पता क्या आएगी, लेकिन कोई अमाउंट तो आएगी। अच्छा, अगर इसके बाद कोई और डिडक्टिबल अलाउंस ना हो, अगर इसके बाद कोई और डिडक्टिबल अलाउंस ना हो, तो क्या ये इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी? जबरदस्त। अगर ज़कात लेस करने के बाद सवाल में ये भी ना दिया हुआ हो, तो क्या ये मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी? अगर पेपर में ज़कात भी ना दी हुई हो, तो यही मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। जबरदस्त हो गया। यानी कि सर, अगर ये POD HFS ना दिया हुआ होता, तो ये टैक्सेबल इनकम थी। अगर POD के बाद कुछ ना दिया हुआ, क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। यानी कि इसके लिए, इसको तो पता ही नहीं है मेरे बाद कोई आने वाला है, इसको तो नहीं पता ना मेरे बाद कोई डिडक्टिबल अलाउंस आने वाला है। तो इसकी जो आंखें हैं ना, अगर मैंने सही बना दी आंखें, तो इसकी जो आंखें हैं ना, ये सिर्फ इस अमाउंट को देख सकती है। क्या बात समझ आती है? इसकी फोर साइडेडनेस है ही नहीं, आगे का कुछ नजर ही नहीं आता इसको। ये पॉइंट बहुत सिंपल है, अभी तो कोई टेक्निकल बात की ही नहीं है मैंने। अब इसको मैं समझाता हूं मिसाल से। अब मैं मिसाल पे आ रहा हूं कि मिसाल में हमेशा ये देता हूं कि जब भी बच्चा स्कूल में होता है ना, 9th मैट्रिक चल रहा होता है उसका, तो उसके वालिदैन कहते हैं बस बेटा यही असल हर्डल है, ये 9 मैट्रिक, ये बोर्ड के पेपर, यही असल प्रोफेशन। एक दफा तूने ये प्यार कर ली ना, बाकी सब आसान है, बाकी तो जिंदगी तेरे हाथ में आ गई। बच्चा चौड़ा मेहनत करना शुरू,
जैसे ही मैट्रिक खत्म होता है, पहले सिर्फ मैट्रिक नजर आ रहा होता है, अब उसको पता लगता है दुनिया ही बदल गई है। अब वालिदैन कहते हैं बेटा अब जो इंटर है ना असल वो था, तो आपने पहले बेवकूफ क्यों बनाया मुझे? नहीं, इंटर असल है। अगर एक दफा तूने ये पार कर लिया ना, फिर तो सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी तुझे वेलकम करेंगी, ऑक्सफोर्ड तेरा इस्तकबाल करेगी। ओहो, फिर से मेहनत शुरू। इंटरमीडिएट, जैसे ही इंटरमीडिएट खत्म हुआ, असल प्रोफेशनल पढ़ाई तो बेटा तेरी अब शुरू होगी। यानी कि हर स्टेप पर जिसको माइलस्टोन समझ रहे थे, वो तो रास्ते का एक छोटा सा कंकर निकला, टक। क्या ख्याल है? रास्ता तो था ही नहीं वो। इसी तरह हर स्टेप के ऊपर हम जिस फिगर को लेस करके पहुंचते रहे, हम समझते रहे अब आई टैक्सेबल इनकम। अगले वाले डिडक्टिबल अलाउंस ने कहा हेलो आई एम ऑल्सो हियर, उसको लेस करना पड़ गया। फिर आई टैक्सेबल इनकम, इसने बोला नहीं भाई ये भी फाइनल नहीं है, एक और डिडक्टिबल अलाउंस आएगा, फिर आएगी टैक्सेबल इनकम। यानी हर स्टेप के ऊपर टैक्सेबल इनकम क्या हो रही है? चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, कम नहीं, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। ये आप क्यों बता रहे हैं? अब आओ पढ़ते हैं लिमिट इसकी। आ जाओ हैंडआउट पे आ जाओ। हैंडआउट के ऊपर पेज नंबर 4 पर लिमिट हमने छोड़ दी थी पिछली क्लास में। डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब यह है कि लॉ ये कह रहा है 3 अमाउंट कैलकुलेट करो। कितनी? कितनी? 3 अमाउंट कैलकुलेट करो, उन तीनों में जो सबसे कम होगा ना वो यहां से लेस होगा। हम शुरू में क्या सोच रहे थे, जितना प्रॉफिट ऑन डेट होगा सब लेस हो जाएगा सर, पूरा 3 लाख लेस कर लें, जज्बाती होने लगे थे हम। लॉ ने बोला नहीं भाई नहीं, इतना फ्री नहीं कर रहे तुझे, 3 अमाउंट्स कैलकुलेट कर। कितनी? 3 अमाउंट्स कैलकुलेट कर, उन तीनों में से जो लोअर होगी, तीनों में से जो लोएस्ट होगी वो यहां से लेस होगी, उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है। अब आओ जरा देखते हैं किसका बेनिफिट है। पहली अमाउंट एक्चुअल प्रॉफिट मार्कअप, शेयर ऑफ रेंट, शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस। ये बेटा बता चुका था मैं पिछली क्लास में कि ये शेयर इन रेंट और शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस, ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं इस्लामिक बैंकिंग में। अगर कभी कोई लोन आपने लिया हो इस्लामिक बैंक से, तो वो उस पर मिलने वाले मलाई को, उस पर मिलने वाली ऊपर की अमाउंट को सूद नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? शेयर इन रेंट, शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब कि पहला पॉइंट में क्या आएगा? एक्चुअल सूद की रकम। अगर मैं कह दूं कि एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट, एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट, एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट है 5 लाख, एक फिगर आ गई एक्चुअल। ये एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट उस साल का प्रॉफिट ऑन डेट, सारी जिंदगी का नहीं। लोन तो चलेगा 3 साल 4 साल 5 साल लोन चलेगा, तो ये इंटरेस्ट किस चीज का इंटरेस्ट होगा? उस टैक्स ईयर का इंटरेस्ट होगा, उस साल का इंटरेस्ट होगा। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? दूसरी अमाउंट क्या है देखो, दूसरी अमाउंट है सर, एब्सोल्यूट अमाउंट है 20 लाख। जबरदस्त। अब आ जाओ तीसरी अमाउंट पे। तीसरी अमाउंट क्या है? 50% ऑफ। ये इंटरेस्टिंग बात है जिसके लिए मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको। 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि ये अमाउंट पता नहीं है हमें, ये अमाउंट हमें पता नहीं है, तो ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना। जब ये अमाउंट हम निकालेंगे तो फिर तीनों को कंपेयर कर सकेंगे। देखो पहली वाली पता है, देखो दूसरी वाली पता है, क्या तीसरी वाली पता है? ये निकालनी पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना पड़ेगी। 50% ऑफ, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हम इसके पास गए और इसके कान में हमने पूछा, भाई टैक्सेबल इनकम बता दो। क्या पूछा हमने? टैक्सेबल इनकम बता दो।
तो इसने पलट के पूछा तुझे क्या करना है टैक्सेबल इनकम का? तो आपने कहा भाई मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है। मुझे क्या करनी है? आपने इससे पूछा मुझे क्या बता दो? टैक्सेबल इनकम बता दो। इस पीओडी के पास गए, इस लाइन आइटम के पास गए और आपने इससे कहा भाई मुझे टैक्सेबल इनकम बता दो। क्यों बता दूं? क्योंकि मुझे अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, लेकिन मेरी नजर सिर्फ यहां तक देख सकती है। तो हमने कहा जिधर तक तेरी नजर देख सकती है तेरे लिए वही टैक्सेबल इनकम है। जिस तरह मैट्रिक में मैट्रिक हमारे लिए जिंदगी हुआ करता था, इंटर में इंटर, सीए में सीए, जब सीए कर लेंगे तो पता लगेगा सीए भी कुछ नहीं था, अभी तो जहां और भी हैं। इसी तरह इसने कहा मेरी आंख तो सिर्फ यहीं तक देख सकती है, मैं सिर्फ इसी को देख सकती हूं। तो कहा अच्छी बात है, इसका मतलब आपके लिए टैक्सेबल इनकम क्या है? तो आप हमें ये बता दें। हमने कहा जिधर तक आपकी नजर जाती है जो आपके लिए टैक्सेबल इनकम है, बेटा फोकस इधर होगा, फोकस हटा कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसने कहा आपके लिए हमने कहा आपके लिए जो टैक्सेबल इनकम है वो बता दो। तो जब इसने नजर दौड़ाई तो इसने कहा यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तो खाली है। तो मजाक हो गया हमारे साथ, क्योंकि ये तो तब आएगी जब ये लेस होगा और ये निकालने के लिए हमें ये चाहिए। मजाक नहीं हो गया? ये तो टोपी होगी सर। फिर सुनना, जरा गौर से सुनना, इंटरेस्टिंग चीज है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैथ्स लवर्स। अब मुझे नहीं पता आपको कितना मैथ्स से लगा हुआ है। वैसे जो मैथ्स लवर है वो तो समझ गया मैं कहना भी क्या चाह रहा हूं, उनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। ये अमाउंट निकालनी है। कौन सी अमाउंट? ये वाली। ये अमाउंट निकालनी है। ये अमाउंट निकालने के लिए मुझे इसकी मदद दरकार है। अमाउंट ये निकालनी है, जिसके लिए मदद किसकी दरकार है? टैक्सेबल इनकम की। तो सर जब ये ही नहीं है तो ये कहां से आएगी? ये तो परेशान कुन बात बता दी आपने। अब क्या करें? मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? चूंकि आप लोगों को मैथमेटिक्स का पर्चा इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोग तेज हो जाओ, तर्रार हो जाओ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर तो अज्यूम कर लें कि इन तीनों में से अज्यूम कर लें, क्योंकि अभी तो हमें ये निकालना है ना। अभी हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। अज्यूम कर लें कि सर इन तीनों में से लोअर कौन सा है? यही वाला है। अज्यूम कर लें। क्या कर लें? अभी हमें पता नहीं है तीनों में से लोअर कौन सा है। अज्यूम कर लें कि लोअर कौन सा है? ये वाला लोअर है। और सर हम अज्यूम कर लें कि ये यहां से क्या हो रहा है? ये यहां से क्या हो रहा है? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम यहां से क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। 50% टैक्सेबल इनकम लेस हो रहा है तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ रही है। सुनना जरा, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेस हो रही है तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेस हो रही है तो एक्चुअल 100% ऑफ टैक्सेबल इनकम आ रही है। क्या सही बोल रहा हूं? फिर से कहता हूं, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेस हो रही है तो 100% ऑफ टैक्सेबल इनकम आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं 50% लेस होने से पहले जो अमाउंट होगी वो 150% होगी? दोबारा ये मैं 2-3 दफा रिपीट करूंगा ताकि जिनके दिमाग में नहीं आए ठुस जाए। सर अज्यूम करें कि इन तीनों में से जो लिमिट है लोवेस्ट है वो यही है। अभी अज्यूम कर रहे हैं, पता नहीं हमें। पता कब चलेगा? जब फिगर सामने आएगी। हमने कहा जब बिल्ली थैले से बाहर आएगी तो पता लगेगा कि बिल्ली है या बिल्ला। उसको थैले से बाहर निकालने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि यही लोअर अमाउंट है। एक दफा थैले से बाहर आ जाएगी तो हम देख लेंगे तीनों में से लोअर कौन सा है। अज्यूम करो, अभी अज्यूम करो कि ये क्या है? लोअर अमाउंट। लोवेस्ट तीनों में से यही है और यहां से यही लेस हो रही है।
तो आपने कहा सर इसका मतलब कि यहां से क्या लेस हो रही है? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम तो कौन सी वाली है? ये है टैक्सेबल इनकम। और ये जो लिमिट है ये है 50% ऑफ, यानी कि सर इसका 50% ऑफ, और ये टैक्सेबल इनकम हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब सर कि लेस होने वाली अमाउंट है 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसको लेस करेंगे तो आएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। फिर रिपीट कर रहा हूं, लेस जिस अमाउंट को करेंगे वो है 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेस करने के बाद जो आएगी वो आएगी 100% ऑफ टैक्सेबल इनकम, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। तो सर इसको लेस करने से जो पहले वाली अमाउंट है वो है 150% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अभी पहले मैं निकालूंगा, उसके बाद सारी बातें करेंगे, टेंशन नॉट। अगर ये 150 है तो इसका 100% क्या होगा जरा बताओ? अभी बताते हैं सर, इतनी तो मैथ्स हमें भी आती है। इसको डिवाइड कर दो 150% से, करो। 23 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 50%। 1150 11,50,000। अब जरा देखना, जरा गौर करो, अभी सबको सब क्लियर हो जाएगा। 1150 लेस करो और 3450 में से 1150 लेस करो, आंसर आएगा कितना? 23। अब जरा गौर करो, मैथमेटिक्स के क्यूटी के चैंपियंस, माशाल्लाह इतनी अच्छी क्यूटी पढ़ी होती है बच्चों ने, वो कहते हैं सर एक नंबर से मेरिट होगा, वरना कसम से हमारा मेरिट था। पता लगता है आगे जाके। अच्छा भाई, अब देखो ये जादू है, इसका 50% निकालो, ये आएगा। अरे अरे नहीं आ रहा, यानी कि दिस अमाउंट इज 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। निकाली कैसे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं सुनी, अटेंशन नहीं पे करी, सुन लो। हर टॉपिक जब पढ़ाया जाता है ना, हर टॉपिक जब पढ़ाया जाता है ना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो और उसको कहीं लिख लो। जब जो टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, उसको समझने का बेहतरीन टाइम वही होता है, क्योंकि आज के बाद ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या ख्याल है? क्योंकि और भी तो कोर्स है जो पढ़ाना है। यूं समझो कि आज मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें, पेपर है मार्च में, आज के बाद तुमने इसको तैयारी के लिए उठाया दिसंबर में। क्या ख्याल है, 3 महीने दूर हो गया ये कॉन्सेप्ट? दिमाग में ज्यादा कब पक सकता है, आज या 3 महीने बाद? आज। सर एक बात तो तय है, टाइम जितना दूर जाएगा कॉन्सेप्ट उतना बासी हो जाएगा। रोटी पकी हुई हो, ताजी रोटी खाने में मजा आता है, बासी? सुबह भी अगर रोटी बनी हुई हो ना, और अगर रात को भी आप खाओ, तो कभी अम्मा को कहते हैं अम्मा बिल्कुल सख्त है, दोबारा जरा अगर गर्म मिल जाए रोटी तो। क्या ख्याल है? क्योंकि रात हो गई होती है ना, वो बासी हो गई होती है। खवातीन यस यस कर रही हैं, उनके भाई मांगते होंगे ना गर्म रोटी, तो बासी हो जाती है ना, तो सख्त हो जाती है। क्या ख्याल है? तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स हैं। आज मैंने समझाया ना, आज ये सबसे ताजा होगा। तुम घर जाओगे, तुम हैंडआउट को पढ़ोगे, आई कैन गारंटी ये पूरा हैंडआउट आधे घंटे की मार नहीं है, आधे घंटे की इंशाल्लाह। आधा घंटा जिसने इस हैंडआउट में आज की क्लास के बाद लगा दिया ना, उसने इस हैंडआउट को पी लिया। अगर आज से 2 महीने बाद तुम ये हैंडआउट उठाओगे ना, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे कम से कम। तो अब तुम बताओ अक्लमंदी क्या है? आज पढ़ना। लोग कहते हैं ये कैसी ख्याली बातें, आज का आज पढ़ लें। आज का आज नहीं पढ़ोगे तो तुम बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है।
क्यों? क्योंकि आज जिस चीज पे तुमने क्लास में 2 घंटे लगा दिए, घर जाके तुम आधे घंटे में पढ़ लोगे, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की मेहनत किसने कर ली? टीचर ने कर ली। सही है? और तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा दिया है, अब तुमने उसको इस्त्री करना है। गरम गरम इस्त्री आज ही कर लोगे तो सिलवटें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आज आपने सिलवटें खत्म नहीं की तो ये और कुरचल हो जाएगा, फिर इसके ऊपर इस्त्री करने में बहुत टाइम लगेगा, स्प्रे मारना पड़ेगा। फिर क्या ख्याल है? करते हैं ना घर में, कभी किसी ने की हो तो? ठीक है, हाँ मुझे किए हुए टाइम हो गया ना। अच्छा भाई, क्या ख्याल है? समझ आती है बात? तो फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लो बेटा। अगर मैंने रिपीट किया और आपको याद रह गया तो आज आपको वक्त बच जाएगा। इसकी लिमिट है सर, यहां से क्या अमाउंट लेस होगी? पीओडी एचएफएस में से क्या अमाउंट लेस होगी? क्या अमाउंट लेस होगी? हमने कहा लॉ ने 3 लिमिट दी है। कितनी? सर क्या ये तीनों लिमिट याद होनी चाहिए? 100% याद होनी चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लिमिट्स बढ़ती चली जाएंगी, और मैं गारंटी दे रहा हूं आज क्या डेट है? 13 अक्टूबर। टैक्स क्रेडिट शुरू हो जाएगा अगली क्लास में। आज से 3 क्लासों के बाद मैं लिमिट्स पूछूंगा तुम लोगों से, और तुम लोगों के चेहरों पे हवाइयां उड़ रही होंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा लिमिट्स हो गई होंगी ना, 5-6 लिमिट्स हो गई होंगी, सारी गुडमुड हो रही होंगी आपस में। मैं पूछूंगा पीओडी की, तुम बताओगे एजुकेशन की। मैं पूछूंगा पीओडी की, तुम बताओगे टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की। देख लेना तुम, सारी लिमिट्स गुडमुड होंगी। याद कब रहेंगी? जब तुमने फोकस करके एक दफा बोर्ड पे देख लिया ना, याद हो जाएंगे। 3 लिमिट्स। पहली एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट। दूसरी फिक्स है 2 मिलियन। तीसरी 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। याद रह गई? रिपीट करते हैं तो याद हो जाएगी। एक्चुअल पीओडी, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे। एक्चुअल पीओडी 2 मिलियन रुपीज, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल पीओडी 2 मिलियन रुपीज, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल पीओडी 2 मिलियन रुपीज, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लोअर। याद रहेगी? आप बता दो अभी हमने क्या पढ़ा। तीनों लिमिट बताओ। हाँ बोल दो, जो बोल रहे बोल दो, तुम बोल दो। ठीक, आप भी रिपीट कर दो। रेड शर्ट। वेरी गुड, अब याद रहेगा हमें। अब सर इन तीनों में से टैक्सेबल इनकम वाली लिमिट तो हमें पता ही नहीं क्या है। ये तो पता ही नहीं हमें क्या है। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको पता करने का तरीका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? सर ये 50% पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेबल है। अज्यूम, एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं है, पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेबल है। अगर ये एप्लीकेबल है तो सर इसका मतलब कि ये निकलेगी 50% ऑफ, और ये तो खाली है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हाँ हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, अगर ये 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, अगर ये 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, तो ये 150 है। 150 में से 50 गया, 100 आया। अगर ये 50% है, अगर ये 50% है, अगर ये 100% है, तो सर ये कितना है? 150 में से 50 लेस करो, 100 आएगा। सिंपल मैथ्स है, सिंपल वर्क बैक है। किसी को कोई मसला इसमें? शुक्र। अब देखो कितना मजेदार है ये। एक बच्चा है जिसको समझ आ गया, एक ही दफा समझ रहा है, समझ आ गया। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना, ये वाली अमाउंट को हमेशा डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50 करना है, बस आंखें बंद करके। समझाना जरूरी इसलिए था क्योंकि हर चीज समझेंगे हम, रटेंगे कुछ भी नहीं। ये हमारा अहद होना चाहिए इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये जो
प्रोफेशन है ना तुम्हारा, इससे तुम कमाओगे, रोजी रोटी कमाओगे अपनी। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आया, कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री समझ नहीं आई, कोई इशू नहीं है। मेंढक के फेफड़े नजर नहीं आए, कोई इशू नहीं है। लेकिन टैक्स समझ नहीं आया ना, बहुत बड़ा इशू है। वजह, क्योंकि तुम इसको अपना प्रोफेशन बनाने का तुमने अहद कर लिया है। दिस इज माई प्रोफेशन, दिस विल बी माई ब्रेड एंड बटर। और अगर मुझे ढंग से कमाना है तो ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है। रट्टे लगाने वाले की जीत नहीं होती। जो रट्टा लगाता है, जिसकी कॉन्सेप्ट बेस वीक होती है, जब वो मार्केट में जाएगा एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, क्या ये आपको समझ आ गया? Yes, sir. क्या ये लिमिट निकल सकती है? अब निकल गई सर, निकल गई। 11:50। अब जरा कंपेयर करके बता दो तीनों में लोअर कौन सी? हम उसको बोलेंगे चलो भाई काम हुआ आपका तमाम, यहां से निकलो, गेट लॉस्ट, आप बहुत ज्यादा हैं। और एप्लीकेबल कौन सा है? तो बताओ क्या है? क्लियर है मेरे बच्चों? सबको क्लियर है? आप तो छा गए। ब्रेक का नाम लिया किसी ने, उसको ब्रेक कर दूंगा। बेटा ऑफ होने वाला है, 20 मिनट की क्लास बाकी है, क्या ब्रेक की बात कर रहे हो? बस यही था, असल कॉन्सेप्ट यही था। अब मुझे अगले वाले में ये समझाना नहीं है, अगला वाला सिर्फ पढ़ना है और हैंड आउट खत्म करना है। अच्छा, अब मैं इसको पूरे को फिर से पढ़ रहा हूं। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस वाले को मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, मैं शुरू से पढ़ रहा हूं और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। पेज नंबर 4, डिडक्टिबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, सेक्शन 60C ऑफ द ऑर्डिनेंस कंटेन्स प्रोविजंस relating to deductible allowance on profit on debt. These are summarized below. कोई बात नहीं करेगा मेरे बच्चों प्लीज। Every individual किस पर एप्लीकेबल है? Individual shall be entitled, उसको मिलेगा to a deductible allowance। क्या मिलेगा? Deductible allowance मिलेगा for the amount of any profit or share in rent and share in appreciation for value। ये डिडक्शन किस पे मिलेगा? सूद पे मिलेगा। अंडरलाइन कर लो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन रेंट, हुआ अंडरलाइन, शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस, यानी कि जो वो प्रॉफिट ऑन डेट पे करेगा उस पे मिलेगा, लोन की असल अमाउंट पे नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा? प्रॉफिट ऑन डेट। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा लोन की रीपेमेंट इतनी है, प्रॉफिट की पेमेंट इतनी है। बच्चे देखना क्या कर रहे होंगे, लोन के ऊपर भी डिडक्शन निकाल रहे होंगे, वो लोग होंगे जो फेल होंगे। अच्छा, of the house paid by individual, अंडरलाइन कर लो, paid by individual in a tax year on a loan। टैक्स ईयर में जितना पे किया है, सही है, टैक्स ईयर में जितना सूद पे किया है, किससे लिया जाए? शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। देखो मैं हैंड आउट रख के बगैर देखे भी सुना सकता हूँ। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। कौन सुना सकता है? और सुनाओ सबसे लास्ट। और देख के नहीं भाई, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी। और यहां से कोई एक बच्चा रिपीट करते, बच्चा यहां से कोई बोलो बेटा। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। गुड, तो याद हो गया ये? खत्म। अच्छा, इनसे लोन लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोन किस पर्पस के लिए लिया जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस और एक्विजिशन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस और एक्विजिशन ऑफ हाउस, यानी रहने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपना आशियाना बनाने के लिए। ठीक है बेटा? अच्छा, डिडक्टिबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी लोअर ऑफ एक्चुअल पीओडी 2 million, 50% of taxable income। एक्चुअल पीओडी 2 million, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। देखो याद हो गया ये तो पूरा।
Any allowance or part of allowance that is not able to be deducted for the tax year shall not be carried forward to a subsequent tax year. अच्छा भाई, इसको मार्क कर लो, अभी समझाता हूं. NB, if employer provides employee a loan for the construction of a new house and employer falls under the categories mentioned above, employee can claim a deductible allowance under this section. आसान बात है? Yes, sir. पढ़ चुके हम. Profit on loan from the above entities for acquisition of industrial or commercial immovable property is not deductible from total income. आसान है? Yes, हमें पता है कि सर ये रेजिडेंशियल हाउस के लिए मिलता है. अगर किसी को फैक्ट्री बनानी है, किसी को शॉप बनानी है, बिजनेस या कमर्शियल प्रीमिसेस बनानी है, उसके लिए लोन लिया, उस पे सूद दिया, उस पे बेनिफिट नहीं है. Profit on loan from above entities for the purpose of renovation for the house is not eligible to be deducted from total income. अगर किसी ने बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, इनसे किसी से लोन लिया और इसलिए लिया कि वो अपने घर की रेनोवेशन करवा सके, तो क्या उसको पीओडी पे बेनिफिट मिलेगा? मेरे अल्फाज बहुत कीमती हैं. मैंने ये नहीं कहा कि क्या वो पीओडी देगा, वो देगा. मैंने कहा क्या उसको पीओडी पे बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट नहीं मिलेगा. क्लियर है बात? शुक्र. अच्छा, पेज नंबर 5 पर देखो, एक छोटी सी एग्जांपल है? जरा 2 मिनट देता हूं, जल्दी से कर लो, जो कर लेगा छा जाएगा. एग्जांपल बोलो बच्चा. मिलना चाहिए, तुम बताओ. इंस्टॉलमेंट के बीच में चेंज हो, पब्लिक से प्राइवेट कंपनी हो गई है. देखो, लोन जब मिल रहा होता है ना, तब देखा जाता है देने वाला कौन है. सही है? उसके हिसाब से बेनिफिट मिलेगा. हाँ, कोई इशू नहीं है. जब लोन दिया था तब का बेनिफिट कैलकुलेट हो रहा है ना, तो वो बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा. क्या बेटा? अच्छा सुन लो, ये बता दूं मैं आपको कि बेसिक सैलरी है 50,000, हाउस रेंट अलाउंस है 30,000. हाउस रेंट अलाउंस भी सैलरी ही होती है. इसका मतलब ये कि सैलरी कितनी हो गई? 80,000. 80,000 पर मंथ की सैलरी है. सही है? आओ देख लो बेटा, कर भी लो, करते भी रहो साथ में. जो खुद से कर रहा है वो करे. सॉल्यूशन. बेसिक सैलरी कितनी बेटा? 50,000. अच्छा, मिस्टर आसिम इज एन एम्प्लॉई कर देना इसको, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉई करना. Employee of ABC, a listed company. Underline कर लो, a listed company. He obtained a loan of rupees 16 lakh from employer on 1st February. कब लोन लिया? 1st February. The interest charged by the employer on this loan is 10%. He has provided you the following details. तो हमने कहा सर बेसिक सैलरी 50,000 है, टैक्स ईयर में कितने महीने होते हैं? तो सैलरी कितनी हुई? 6 लाख. फिर ले लो मेडिकल अलाउंस. मेडिकल अलाउंस कितना है? मेडिकल अलाउंस और महीने तो कितना हुआ बेटा? सॉरी, माइंड नहीं करना आपने. हाउस रेंट अलाउंस कितना बेटा? तो टोटल करो जरा. 9,60,000. जबरदस्त हो गया. इसको बोल दो टैक्सेबल सैलरी. इसको क्या बोल दो? टैक्सेबल सैलरी बोल दो. ठीक है? और कोई इनकम है? तो यही टोटल इनकम है.
और क्या मिला हुआ इसको, लोन मिला हुआ। इसके बाद सर लेस होगी, सॉरी ये टैक्सेबल सैलरी और कोई इनकम नहीं है, तो अब टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए इसी में से क्या कर देंगे, यही सैलरी है, यही टोटल इनकम है। डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंस में कौन सा है, ज़कात है, कौन सा है हमारा, क्या कौन सा अलाउंस मिलेगा सर? हमें इसको देख के ये लग रहा है कि इसने लोन लिया है इसने, हाउसिंग फाइनेंस, ही ऑब्टेन्ड हाउस लोन कर दो बेटा इसको, ही ऑब्टेन्ड हाउस लोन कर दो, ठीक है, क्या कर दो, ही ऑब्टेन्ड अ हाउस लोन ऑफ ₹1.6 मिलियन, और कब लिया है, 1 फरवरी को लिया है। इस पे सूद कितना दिया होगा सर? लोन है 16 लाख का, सूद है 10% का, और लोन लिया कब है, 1 फरवरी को लिया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने हुए, मल्टीप्लाई बाय 5/12, पूरे साल का सूद थोड़ी लेस होगा, जितने महीने लोन लिया था उसी का लेस होगा ना। करो निकालो, 666,667, बता दो क्या आती, 893333। क्या ये टैक्सेबल इनकम है? ये क्या किया आपने सर? आपने तो लिमिट ही चेक नहीं करी, तो किसी ने मुझे बोला ही नहीं लिमिट चेक करने को। आओ लिमिट चेक करते हैं, आओ लिमिट चेक करते हैं। एक्चुअल पीओडी कितना, 66, नहीं एक्चुअल पीओडी कितना है, यही है ना, 66, ये हो गया एक्चुअल पीओडी। दूसरा 2 मिलियन, तीसरा 50% ऑफ, कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, 150 से मल्टीप्लाई कर लो 50 से, कितना बेटा? अब जरा मुझे आप बताओ लोएस्ट कौन सा है, एक्चुअल, वही लेस किया मैंने, ठीक है बेटा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैक एंड पे वर्किंग क्या चल रही है, ठीक है। क्या ये सबको क्लियर है मेरे बच्चों? कोई ऐसा तो नहीं है जो परेशान है? परेशान नहीं होना, नींद नहीं आएगी वरना। हाउस रेंट अलाउंस भी सैलरी है। अभी आपको ये पता होना चाहिए बेसिक सैलरी भी सैलरी होती है, हाउस रेंट अलाउंस भी सैलरी होती है, बस। बाकी हम कहाँ पढ़ेंगे? सैलरी इनकम के हेड में पढ़ेंगे। उसको डिस्कस करने में तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग हेड ऑफ इनकम, सैलरी इनकम। क्लियर है? ये एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? फिर एक छोटा सा सवाल है, इसको घर पे खुद ही पढ़ लेना, सवाल भी लिखा हुआ है, जवाब भी लिखा हुआ है, ठीक है। एफ पे आ जाओ, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस। अच्छा सुन लो तो समझ आ जाएगा। सुन लोगे तो समझ आ जाएगा। किसको मिलेगा? एवरी इंडिविजुअल। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। किसको मिलेगा? शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। जबरदस्त। किस पे मिलेगा और क्यों मिलेगा? सर ट्यूशन फी पे मिलेगा। ट्यूशन फी पे मिलेगा। कौन सी ट्यूशन फी? जो वालिदैन अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहे होते हैं ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्कूल की जो फीस पे कर रहे होते हैं, ट्यूशन फीस पे कर रहे होते हैं, उस पर मिलेगा। उस पर मिलेगा। बेसिकली देखो एक बेनिफिट दिया जा रहा है। किसको बेनिफिट दिया जा रहा है? जो मिडिल क्लास तबका है। सर ये मिडिल क्लास क्यों कहा आपने? पता लग जाएगा अभी। ये जो मिडिल क्लास तबका है उसको एक छोटा सा बेनिफिट दिया जा रहा है, छोटा सा। हम देख लेंगे क्या बेनिफिट है, ताकि थोड़ा सा टैक्स कम हो जाए उसका। Every individual shall be entitled to a deductible allowance in respect of tuition fee
पेड बाय द इंडिविजुअल, पेड बाय द इंडिविजुअल, अंडरलाइन कर लो, जो पे की है, ठीक है, पूरे साल में, पूरे टैक्स ईयर में, प्रोवाइडेड दैट टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 million रुपीज, ठीक है। अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम होगी, यानी कि इस डिडक्टेबल अलाउंस को कैलकुलेट करने से पहली वाली इनकम अगर 15 लाख से कम होगी तब तो ये अलाउंस मिलेगा, अगर 15 से ज्यादा होगी तो ये अलाउंस, 15 लाख को डिवाइड कर लो 12 से, कितने बनता है, एक 25, तो जिसकी सैलरी यूं समझ लो कि 1.25 लाख है, 1,20,000 है, उसको ये बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा पैरा समझ आता है। ये बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। किस पर मिलेगा, ट्यूशन फी पर मिलेगा। और किसको मिलेगा, जिसकी टैक्सेबल इनकम लेस देन 1.5 मिलियन होगी। क्या ये बात क्लियर है? आओ लिमिट देखते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। Number 1, 5% of total tuition fee paid by the individual in the year. Assume करो टोटल इनकम है उसकी 14 लाख, लेस की ज़कात 5,000, क्या आता, 1395, फिर लेस किया आपने प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस। हमें नहीं पता कैलकुलेशन क्या होगी, कैसे होगी, मैंने 40,000 लेस कर रहा हूं, क्या आ जाएगा 1355,000। अब क्या लेस होगा, एजुकेशनल एक्सपेंस। अब देखना जरा, इसकी भी लिमिट है। पहली लिमिट 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी। अगर मैं कहूं मिस्टर ए, उसके 3 बच्चे हैं, सन 1, सन 2, डॉटर 1, इसकी फी है 9,000, इसकी फी है 8,000 और इसकी फी है 7,000। जरा मुझे टोटल ट्यूशन फी बताओ कितनी बेटा, 24,000। 12 से मल्टीप्लाई कौन करेगा मेरे बच्चे, पूरे साल की फीस बतानी है ना। 9 और 7 16, 24 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, कितना बना 288,000। ये हो गई टोटल ट्यूशन फी। इसका ले लो 5%, 14400। चलो भाई एक अमाउंट आ गई। क्या सबको समझ आ गया कैसे आई? अगली देखते हैं। 25% ऑफ पर्सन्स टैक्सेबल इनकम। अब ये मैं नहीं निकालूंगा, ये आप निकालेंगे। निकालो 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा निकलेगा कैसे, चलो बता देता हूँ। इसको डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, क्या आता बच्चों? 271,000। लास्ट ए लिमिट नंबर 1 हो गई, ये लिमिट नंबर 2 हो गई। लिमिट नंबर 3 देखते हैं। An amount computed by multiplying 60,000 with number of children। बहुत टेक्निकल है, करके बताओ। 60,000 into 3 is 180,000। तो जरा बताओ मुझे
कि अब लेस कौन सी करें सर? ये अमाउंट नहीं सर, लेकिन सबसे बड़ी अमाउंट तो ये 231 आ रही है, वो लेस करनी चाहिए हमें। तो टैक्स वाला डंडे से मारेगा, उसने बोला लोअर लेस करनी है। करो 13 क्या ये समझ आता है? इसकी लिमिट भी 2 दफा पढ़ लेते हैं तो याद रह जाएगी। क्या ख्याल है? मैं पढ़ूंगा, आप पीछे रिपीट करेंगे। 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिर से 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या याद हो गई आपको? क्या आप बता सकते हो बगैर देखे? हाँ 5% ऑफ ट्यूशन फी, देख लिया तुमने। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वेरी गुड। क्या ये लिमिट याद हो गई? क्या ये सेक्शन याद हो गया? अब मुझे बताओ ईमानदारी से, घर जाके कितनी देर लगेगी इसको याद करने में? नो टाइम, इंशाल्लाह आधे घंटे में तो पूरा हैंड आउट हटो बचो हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये वाली लाइन मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, इसको मार्क कर लो। और कोई अल्लाह का बंदा मुझे अगली क्लास में याद दिलाए कि सर आपने कहा था ये लाइन आप अगली क्लास में समझाएंगे। एनी अलाउंस और पार्ट ऑफ अलाउंस, ये पहले भी आई थी, अभी दोबारा आ गई, देख रहे हो? एनी अलाउंस और पार्ट ऑफ अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड फॉर द ईयर शैल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। ये मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। इसके बाद जो लाइन आ रही है देखो क्या आ रही है। Allowance shall be allowed against tax liability of either of the parents making payment of fee on furnishing NTN or name of educational institution। देखो सुनना, लॉ कह रहा है कि आपको ये बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप क्या बताओगे? NTN और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम बताओगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या बताओगे? NTN बताओगे। तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है क्या उनका कोई नाम होता है? क्या उनका NTN होता है? कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी होता है। और एक और कीमती बात लिखी हुई है जो हमने फोकस नहीं की। अलाउंस शेल बी अलाउड अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स। अंडरलाइन करो, आइदर ऑफ द पेरेंट्स। मिसाल के तौर पर ऑब्वियस सी बात है कि इनके एक अब्बा भी होंगे और एक अदद माता जी भी होंगी। तो टैक्स वाला क्या कह रहा है? टैक्स वाला कह रहा है हमें टोपी कराने के लिए ऐसा ना हो कि अब्बा अपने रिटर्न में पूरे का बेनिफिट ले ले, अम्मा अपने रिटर्न में भी पूरे का बेनिफिट ले ले। चूंकि ये मुश्तरका बच्चे हैं इसलिए कोई एक बेनिफिट लेगा। भाई क्लियर कर दिया ना, लॉ ने क्लियर कर दिया ना यार, क्या मसला है इसमें? ताकि आप लोग टोपी ड्रामे ना कर सकें। अच्छा भाई, और जो आखिरी जुमला है, डिडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्पस ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी। इसको भी मार्क कर लो, ये दोनों चीजें अगली क्लास में बताऊंगा मैं। सही है? इन एसेंस हमारा पूरा हैंडआउट 99.9999% खत्म हो गया। 2 जुमले हैं, उन 2 जुमलों का मतलब मैं अगली क्लास में बताऊंगा और नया टॉपिक ताज़ा गर्मा गर्म टॉपिक शुरू करेंगे टैक्स क्रेडिट का। कोई बच्चा छुट्टी ना करे, पेंडिंग पे ना डालो बेटा चीजों को, लेक्चर पेंडिंग पे ना डालो। थैंक यू वेरी मच, may Allah bless you all, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।